नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव बड़े नजदीक हैं, तो साथ ही तमाम राजनीतिक दलों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ माथापच्ची का दौर चल रहा है, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर गंभीर तरीके से जो है विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस नेता को, किस चेहरे को कौन से लोकसभा क्षेत्र से उतारा जाना चाहिए। तो इसी बीच लगातार चर्चाएं कर रहे हैं हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों को लेकर। आज चर्चा करेंगे रोहतक लोकसभा सीट, जो हरियाणा की सबसे चर्चित और सबसे हॉट सीट मानी जाती है, जहां कहते हैं कि हुड्डा परिवार का शुरुआत से ही, हमेशा से ही दबदबा रहा है। तो इस बीच अब कुछ संभावनाएं और चल रही हैं कि कोई चर्चित चेहरा जो है यहां दीपेंद्र हुड्डा के सामने बीजेपी की तरफ से उतारा जा सकता है। लेकिन हम चर्चा ऐसी कर रहे हैं कि एकमात्र ऐसा नेता जिसके ऊपर बीजेपी की भी नजर टिकी हुई, तो वही कांग्रेस भी चाहती है कि उस नेता को हम अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारें। दोनों तरफ से चर्चाओं का दौर चल रहा है, चर्चाएं बड़ी गर्म है, माहौल जो है गरमाया हुआ है, चाहे रोहतक लोकसभा सीट की बात हो, चाहे सोनीपत लोकसभा सीट की बात हो। अब ये नेता है कौन, पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको रोहतक लोकसभा सीट के साथ साथ सोनीपत लोकसभा सीट के जातीय आंकड़े समझा देते हैं, जातीय समीकरण समझा देते हैं। उसके बाद आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर दोनों पार्टियां सिर्फ एक ही नेता को सोनीपत या फिर रोहतक लोकसभा सीट पर क्यों उतारना चाहती हैं। सबसे पहले बात करेंगे रोहतक लोकसभा सीट को लेकर, रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर, जहां पर लगभग 19 लाख के करीब मतदाता हैं, वोटर्स हैं, जिनमें से 55% हिस्सा जनरल वोटर्स का है, तो वही 26% हिस्सा पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी वर्ग का है, बीसी मतदाताओं का है। तो इसके साथ ही 19% हिस्सा जो है रोहतक लोकसभा सीट पर एससी मतदाताओं का है। अब अगर जातीय तौर पर देखा जाए तो जनरल में जाटों का जो वोट बैंक है उसका हिस्सा 36% है रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर। ब्राह्मण वोटर्स से 8% हैं, पंजाबी वोटर्स जो है 6.5% हैं, महाजन वोटर्स की बात की जाए तो 2.6%, राजपूत वोटर्स 1.8% और जट सिख जो है 0.2% रोहतक लोकसभा सीट के ऊपर है। इसके बाद अगर बीसी मतदाताओं की बात की जाए, जिनका हिस्सा रोहतक लोकसभा सीट के कुल मतदाताओं में 26% है, तो इसमें यादव वोटर्स जो है 10.1% यानी कि 10.1% यादव वोटर्स हैं। अगर खाती वोटर्स की बात की जाए तो 3% हैं, कुम्हार यानी कि प्रजापत वोटर्स 3% हैं, सैनी वोटर्स जो हैं 2.2%, लोहार वोटर्स 1.6%, नाई वोटर्स जो हैं 1.4% और कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता भी रोहतक लोकसभा सीट पर 2% के करीब है। और कुल मिलाकर जो है 26% हिस्सा कुल वोटर्स में बीसी का बनता है। इसके बाद अगर बात की जाए अनुसूचित जाति वोटर्स की यानी कि एससी वोटर्स की, जिनका हिस्सा कुल वोटों में से 19%, इसमें रविदासी चमार वोटर्स का हिस्सा 9% है, धानक समाज का 5.1%, वाल्मीकि समाज के वोट जो है 4%, खटीक समाज 0.4% और सासी समाज 2.2% वोटर्स रोहतक लोकसभा सीट पर। और कुल मिलाकर 100% वोटर्स जो करीब 19 लाख के लगभग बनते हैं वो इस सीट पर हैं। तो वही अगर बात की जाए रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की, तो पहले नंबर पर रोहतक खुद हो गई, दूसरी सीट है कलानौर, तीसरी सीट है गढ़ी किलोई सांपला, तो वही चौथी सीट रोहतक जिले की ही महम आ जाती। इसके बाद झज्जर जिले की अगर बात की जाए तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र, बेरी विधानसभा क्षेत्र, बादली विधानसभा क्षेत्र और बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र, और इसके साथ रेवाड़ी जिले की एक और विधानसभा जो है रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और वो है कोसली। अब ठीक इसी तरीके से अगर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का वोट परसेंट देखा जाए तो यहां लगभग 16 लाख के करीब मतदाता है, जिसमें 58.5% हिस्सा जनरल वोटर्स का है, 22.5% हिस्सा बीसी वोटर्स का है और 19% हिस्सा एससी वोटर्स का है। जनरल में जाटों का जो है हिस्सा
34.5% है। ब्राह्मण वोटर्स 11% के करीब सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में है। पंजाबी वोटर्स 5%, महाजन वोटर्स 2.5%, राजपूत वोटर्स 2.4%, जट सिख 0.8% और रोड जो है वो भी 0.8% के करीब सोनीपत लोकसभा क्षेत्र पर है। अगर बीसी वोटर्स की बात की जाए तो सैनी वोटर्स की संख्या यहां काफी अधिक है और जो है जातीय आंकड़ों के अनुसार सैनी वोटर्स इस सीट पर 3.6% हैं, कश्यप वोटर्स 3% हैं, मुस्लिम वोटर्स 3.5% और प्रजापत यानी कि कुमार वोटर्स 2.5% हैं। इसके बाद अगर एससी वोटर्स की बात की जाए तो यहां रविदासी चमारों की जो वोट परसेंट है वो 9.5% है। वाल्मीकि वोटर्स जो है 5%, धानक समाज के वोट यहां पर 4% हैं, नायक समाज के वोटर्स 2.25%, तो वहीं खटीक समाज के वोटर्स 0.15% सोनीपत लोकसभा क्षेत्र पर हैं। और इस लोकसभा सीट के अंतर्गत भी 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें सोनीपत, गन्नौर, राई, गोहाना, बड़ौदा और खरखोदा विधानसभा क्षेत्र जो सोनीपत जिले से हैं, तो वहीं जींद, सफीदो और जुलाना जो जींद जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो भी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही है। तो 9 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर सोनीपत लोकसभा सीट बनी हुई, जिस पर करीब 16 लाख मतदाता है। ये तो थे जातीय आंकड़े, जातीय समीकरणों के अनुसार कौन सी पार्टी किस चेहरे को उतार सकती है, तो उसके लिए जानना बेहद जरूरी। अब हम जिस नेता की बात कर रहे हैं, जिस नेता पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की नजर टिकी, वो नेता है नवीन जयहिंद। नवीन जयहिंद को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के पास रोहतक लोकसभा क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा की टक्कर का कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर आने वाले लोकसभा चुनाव में देश के। तो ऐसे में जो है नवीन जयहिंद को बीजेपी की तरफ से लोकसभा क्षेत्र रोहतक सीट पर उतारा जा सकता है। तो वहीं अगर बात की जाए सोनीपत से, तो सोनीपत से कांग्रेस को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि नवीन जयहिंद को कांग्रेस सोनीपत लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बनाकर उतार सकती है, जो बीजेपी के कैंडिडेट को कड़ी टक्कर देने वाला साबित होगा। वैसे तो नवीन जयहिंद एक सामाजिक नेता हैं जो अक्सर सामाजिक मुद्दों को लेकर अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। पूर्व में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व में इन्होंने आम आदमी पार्टी से रोहतक लोकसभा क्षेत्र से 2014 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, जहां ये चौथे स्थान पर रहे थे वोट परसेंटेज के मामले में। इसके अलावा अगर कहा जाए तो अनेक चर्चित मुद्दे जैसे कि सामाजिक पेंशन का मामला नवीन जयहिंद ने उठाया था। इससे पहले अगर बात की जाए तो जो फैमिली आईडी का मुद्दा था वो नवीन जयहिंद ने उठाया था। इसके अलावा भी लगातार जो है रोजगार के मुद्दे, युवाओं के हक में बोलते हुए नवीन जयहिंद दिखाई देते हैं। इसके अलावा पहरावर जो ब्राह्मण सभा की जमीन का मामला था उसको लेकर भी नवीन जयहिंद पूरे हरियाणा में फ्रंट फुट पर दिखाई दिए, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया। तो वहीं इसके अलावा अगर हाल ही में देखा जाए तो एसवाईएल के मुद्दे को पूरे जोर आजमाइश के साथ उठाने का काम करें और कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को उनके हकों के प्रति जागरूक करने का भी लगातार काम कर रहे हैं। नवीन जयहिंद अपने तलख तेवर और कहीं ना कहीं तीखी टिप्पणी की वजह से जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं यही कारण है जो नवीन जयहिंद को अन्य राजनीतिक नेताओं से अलग बनाता है। विशेष बात यह है कि नवीन जयहिंद एकमात्र ऐसे नेता हैं जो किसी विधानसभा, लोकसभा या फिर किसी जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका जो दायरा है काम करने का वो पूरा हरियाणा प्रदेश में है। हर व्यक्ति, चाहे पक्ष का नेता हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, कार्यकर्ता हो, पक्ष विपक्ष का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी दल से जुड़ा हुआ हो, हर व्यक्ति की जुबान पर नवीन जयहिंद का नाम किसी ना किसी वजह से जरूर रहता है, जरूर देखने को, सुनने को मिलता है। और नवीन जयहिंद को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो किसी भी चीज पर, किसी भी मुद्दे पर बोलने से कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। जिस मुद्दे पर, जिन चीजों को लेकर ना विपक्ष बोल पाता है, ना पक्ष बोल पाता है, ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई नेता बोल पाता है, उन मुद्दों को नवीन जयहिंद फ्रंट फुट पर आकर हमेशा जो है उठाने का
काम करते हैं। और कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि पूर्व में आम आदमी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़ा, आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में जाने गए, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और अब जो है एसवाईएल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने से परहेज नहीं करते हैं, कुरहेज नहीं करते हैं। अब कहीं ना कहीं नवीन जय हिंद को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। जो राजनीतिक बाजार है, राजनीतिक गलियारे हैं, उनमें चर्चाएं बड़ी जोरों से सरपट दौड़ रही हैं कि नवीन जय हिंद को बीजेपी रोहतक लोकसभा क्षेत्र से दीपेंद्र हुड्डा के सामने अपने प्रत्याशी के तौर पर खड़ा कर सकती है। तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, जहां से भाजपा का 99% तय उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को माना जा रहा है, जिनकी हाईकमान में अच्छी पकड़ है और कहीं ना कहीं अपनी इसी पकड़ के चलते 2 बार लगातार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, हार भी गए दोनों बार, और कहीं ना कहीं अब जो है लोकसभा की टिकट भी लेकर आ रहे हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से। इसीलिए कांग्रेस को वहां पर एक मजबूत प्रत्याशी चाहिए, मजबूत उम्मीदवार चाहिए जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके, बीजेपी को कड़ा मुकाबला दे सके। और कहीं ना कहीं वो खूबी, वो काबिलियत कांग्रेस पार्टी को नवीन जय हिंद में दिखाई देती है। हालांकि नवीन जय हिंद एक ब्राह्मण नेता है और पिछले 2 टर्म्स यानी कि 2014 के चुनाव की बात की जाए, 2019 के चुनाव की बात की जाए, तो लगातार दोनों बार रमेश चंद्र कौशिक जो एक ब्राह्मण नेता है भाजपा से जीत दर्ज करते रहे हैं। एक बार उन्होंने जगबीर सिंह मलिक उनको हराया, तो वहीं दूसरी बार 2019 में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, उनको भी मात देने का काम किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक ऐसी ब्राह्मण नेता के रूप में काट ढूंढ रही है जो बीजेपी को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में काट सके। और जो समीकरण है, जो जातीय आंकड़े हैं, जो जातीय समीकरण बन रहे हैं, उनके हिसाब से नवीन जय हिंद कांग्रेस की टर्म्स एंड कंडीशन पर, कांग्रेस की शर्तों पर बिल्कुल खरा उतरते हैं। लेकिन इससे हटके अगर बात की जाए रोहतक सीट की, रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, भी नवीन जय हिंद बिल्कुल खरा उतरते हैं। इस सीट पर भाजपा के पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी, जिसमें हालिया जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं अरविंद शर्मा, उनका भी नाम था। इसके अलावा अगर बात की जाए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का भी नाम था। इसके अलावा अगर बात की जाए रणदीप हुड्डा जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, बड़े सितारे हैं, उनका भी नाम चर्चा में चल रहा था। इसके अलावा बाबा बालकनाथ का नाम भी बड़े जोरों से रोहतक लोकसभा सीट पर चल रहा था। लेकिन अब इन सभी चीजों पर विराम लग चुका है। सोनीपत से जहां योगेश्वर दत्त बीजेपी की तरफ से तय माने जा रहे हैं उम्मीदवार, तो वहीं भाजपा के पास अब तक कोई जो है ठोस ऑप्शन रोहतक सीट पर नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर अब लगातार चर्चाएं चल रही है कि नवीन जय हिंद जो एक ब्राह्मण नेता है, 2019 के चुनाव में भी ब्राह्मण नेता थे अरविंद शर्मा, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को लगभग 7,000 वोटों से चुनाव हराया था। तो कहीं ना कहीं अगर इस बार भी फिर ब्राह्मण नेता पर दांव लगाया जाता है, तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा को हराना, दीपेंद्र हुड्डा को मात दे पाना, हुड्डा परिवार के गढ़ में सेंध लगा पाना बीजेपी के लिए फिर से आसान हो जाएगा, जो है फिर से उनकी मुश्किलें, कठिनाइयां कम हो जाएंगी। तो ऐसे में नवीन जय हिंद का नाम अब जोरों शोरों से चर्चा में चल रहा है। और अगर अंदरूनी सूत्रों की बात की जाए तो यह खबर सामने निकल कर आ रही है कि नवीन जय हिंद के नाम पर भी चर्चा की गई है भाजपा की तरफ से कि उन्हें रोहतक लोकसभा सीट पर उतारा जाए। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े नेता हैं तो उनके सामने नवीन जय हिंद हालांकि भाजपा में भी नहीं है, वो एक सामाजिक नेता है, किसी दल में नहीं है, तो उनको प्रत्याशी क्यों बनाया जा सकता है। तो आपको बताते चलें कि जो भाजपा की पैनल थी जिसमें नाम हाईकमान के पास भेजे गए थे, उनमें से चर्चा की गई सभी नामों पर। ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर चर्चा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन जाट समीकरणों के चलते उन्हें पैनल से बाहर कर दिया गया। बाबा बालकनाथ के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन यह कहा जा रहा है कि उनका नाम भी अब पैनल से बाहर कर दिया गया है। तो वही रणदीप हुड्डा को लेकर चर्चाएं जरूर चली, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं रोहतक लोकसभा सीट पर, जो जातीय आंकड़े हैं, जातीय समीकरण हैं, उनके अनुसार रणदीप हुड्डा भी भाजपा के लिए उचित प्रत्याशी साबित नहीं हो रहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनका नाम भी इस पैनल से, इस लिस्ट से हट जाता है, कट जाता है। तो वही अब बात करें अरविंद शर्मा की, जो वर्तमान एमपी हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, जो भाजपा और आरएसएस के द्वारा अंदरूनी सर्वे करवाया गया, उसमें कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट निकल कर आई अरविंद शर्मा की, वो खासी अच्छी नहीं थी, वो बेहद जो है निराशाजनक रही, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब भाजपा
अरविंद शर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताने से कतरा रही। तो ऐसे में बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और भाजपा को एक मजबूत नॉन जाट नेता चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी वजह से नवीन जयहिंद एक आस के रूप में, एक उम्मीद के रूप में, एक उम्मीद की किरण के रूप में बीजेपी को दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता भी है तो रोहतक लोकसभा सीट पर मुकाबला कड़ा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है जो चुनावी परिणाम सामने निकल कर आएगा इलेक्शन के बाद कि उसमें नवीन जयहिंद बीजेपी के लिए एक संजीवनी के रूप में भी कारगर साबित हो सकते हैं रोहतक लोकसभा सीट पर। तो वहीं अगर सोनीपत सीट पर भी कांग्रेस को बीजेपी से कड़ा मुकाबला करना है, बीजेपी को टक्कर देनी है, तो ऐसे में भी नवीन जयहिंद वहां भी काफी जो है फिट साबित होते हैं। कांग्रेस के लिए भी एक उचित उम्मीदवार, उचित प्रत्याशी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जातीय जो समीकरण बन रहे हैं 2014 और 2019 के चुनाव में, वहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तीसरी बार भी ब्राह्मण प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकता है। और कहीं ना कहीं भाजपा का जो गढ़ है, भाजपा की सोनीपत लोकसभा सीट पर जो मोर्चेबंदी है, घेरेबंदी, उसको तोड़ने के लिए एक नॉन जाट नेता की कांग्रेस को बड़ी ही सख्त आवश्यकता है। तो ऐसे में नवीन जयहिंद उनके लिए फिट साबित हो सकते हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है, राजनीतिक गलियारों में जो है यह चर्चाएं सनसनीखेज बनी हुई है, जो है ये चर्चाएं एक्सक्लूसिव बनी हुई है कि नवीन जयहिंद, जिस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजर टिकी हुई है, या तो कांग्रेस की तरफ से वो सोनीपत लोकसभा सीट पर उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर भाजपा की तरफ से रोहतक सीट पर भी उम्मीदवार उनको बनाकर उतारा जा सकता है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में ही बीजेपी की तरफ से नवीन जयहिंद को रोहतक सीट पर उतारा जा सकता है? और अगर उतारा जाता है तो बीजेपी क्या वास्तव में एक बार फिर 2019 की तरह 2024 में भी कमबैक कर पाएगी, जीत दर्ज कर पाएगी? या फिर नवीन जयहिंद को कांग्रेस की तरफ से सोनीपत लोकसभा सीट पर योगेश्वर दत्त के सामने जो बीजेपी के प्रत्याशी तय माने जा रहे हैं, उतारा जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोग भी क्या सोचते हैं, साथ ही रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोग भी इस बारे में क्या सोचते हैं? जनता की राय बेहद जरूरी है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिख देना। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।